जिस दिन से अखिलेश और योगी जी आए हैं उस दिन से इतने सारे रेप, इतने सारे भ्रष्टाचार, यानी कहीं भी कोई जो ये नारा देते हैं बेटी सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित नहीं है। योगी जी पहले बाबा थे गोरखपुर में, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, उन्हीं का विकास है, बाकी किसी आम आदमी का विकास नहीं है। ये ना एक तरह का जातिवादी है। अगर आप किसी गरीब को ये एहसास करा रहे हो कि मैं आपके घर में खाना खा रहा हूँ, तो इससे बड़ी जातिवादी बात हो ही नहीं सकती। कि चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है भाजपा सरकार में, सपा सरकार में भी चारों तरफ लूट खसोट और स्थिति खराब रही है। बीएसपी की अगर बात की जाए तो इतने तगड़ा कैंपेन चल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जमीनी स्तर पर कितना मजबूती से काम चल रहा है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो वो फर्जी देशभक्त हैं, फर्जी राष्ट्रवादी हैं। देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसके लिए बीजेपी खतरा है। नमस्कार, मैं श्रेयसी और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त आ गई हूँ दादरी विधानसभा में और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपी इलेक्शन को लेकर काफ़ी होड़ मची हुई है, तो इस बार देखना ये दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार आती है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम विनोद गौतम है, मैं पतवाड़ी गांव से रहने वाला हूँ। अच्छा जी, तो इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? बसपा की सरकार चाह रहे हैं जी, बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, क्योंकि बहन जी के शासन में सबसे अच्छे काम हुए, बहन बेटियां सुरक्षित थी। जिस दिन से अखिलेश और योगी जी आए हैं उस दिन से इतने सारे रेप, इतने सारे भ्रष्टाचार, यानी कहीं भी कोई जो ये नारा देते हैं बेटी सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित नहीं है सुरक्षित नहीं है जी। क्योंकि हाथरस कांड हुआ और तुम्हारा उन्नाव में एक कांड हुआ, जो कि विधायक थे उन्हीं के ही बीजेपी के, उन्हें आज भी जेल में है, लेकिन कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आती है वो बहन जी के शासनकाल में आती है। बीएसपी पे आपको पूरा भरोसा है जी। यहाँ पे जो 5 साल अखिलेश की सरकार रह गई, 5 साल योगी जी की सरकार रह गई, जो जैसे नाली खरंजा जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। जो 2007 से 12 तक का जो विकास हुआ है, जो माननीय बहन जी की सरकार में हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। योगी जी तो बोल रहे कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, उनका ही विकास हुआ है, योगी जी का ही। योगी जी पहले बाबा थे गोरखपुर में, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, उन्हीं का विकास है, बाकी किसी आम आदमी का विकास नहीं है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में कि लोग बेचारे सड़कों पे दर दर की ठोकर खाते हुए, आपने न्यूज भी चलाई है बहुत सारी, वो लोग आज भी परेशान हैं, उनका कोई भी भला हुआ नहीं है। ये कहते भला करने की बात, लेकिन भला नहीं, भला इन लोगों का हुआ है। जेवर एयरपोर्ट का जो शिलान्यास हुआ है उस पे क्या बोलेंगे? वो तो योगी जी की कार्यकाल में हुआ है ना? नहीं, वो बहन जी के कार्यकाल में हुआ था। बहन जी ने ही उसका सबको शिलान्यास, जमीन का जो स्ट्रक्चर बना के जो दिया था कि यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, वो बहन जी के शासनकाल में होता। वो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वो इन्होंने नहीं बनने दिया था, जिसका श्रेय बीजेपी लेना चाहती है। लेकिन ये तो एयरपोर्ट का जो काम है वो बहन जी के ही शासनकाल में, बहन जी के ही उसी में हुआ था जी। आपका नाम? जी, मेरा नाम अमित राजवान है और मैं दादरी विधानसभा के अंतर्गत डेरी मिर्चा गाँव से आता हूँ। तो इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? बहन जी की सरकार चाहते हैं, मतलब पूरा क्षेत्र ही बहन जी की सरकार चाहता है, क्योंकि उनकी सरकार ही क्यों चाह रहे हैं? उनकी सरकार के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत सारे जैसे कि बहन जी ने अगर नोएडा के डेवलपमेंट की बात की जाए तो पूरा नोएडा डेवलप किया है, लखनऊ डेवलप किया है, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जो भी हैं, वो सारी बहन जी के काल में ही जो है वो डेवलप्ड हुई हैं। और बात की जाए जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ठीक है, और बिजली, पानी, सड़क, ये सारी जो हैं इन पे सब बहन जी ने सबसे ज़्यादा काम किए हैं। और अगर रोज़गार की बात की जाए तो रोज़गार जो है उन्होंने जाति या धर्म को देख के नहीं दिए हैं, उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठ के संविधान को सबसे ऊपर मान के, अगर वंचित तबके की बात की जाए तो उनको जो है कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करा के, और जो एक कंपटीशन होता है उसको क्लियर करा के तब उन्होंने जॉब दी है। योगी सरकार ने भी तो कहा था कि उन्होंने भी रोजगार दिया है, काफ़ी शिक्षा को भी उन्होंने आगे की तरफ बढ़ाया है, बहन बेटियों की सुरक्षा को भी लेकर काम किया है उन्होंने। नहीं, क्या काम किया? अगर काम किया होता तो हाथरस कांड होता, उन्नाव कांड होता। उन्नाव कांड में जो वहाँ के एमएलए हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं, उनका नाम है कुलदीप सेंगर। उन्होंने पूरे परिवार को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा परिवार खत्म कर दिया। इससे बड़ी व्यथा क्या होगी पूरे प्रदेश के लोगों के लिए? ये एक ऐसी घटना है, मतलब अगर लोग सोचेंगे ना, उनको हर बार दर्द महसूस होगा। उन्नाव कांड जो है ना, उत्तर प्रदेश के माथे पे एक कलंक है, और जितने भी यहाँ पे रहने वाले नागरिक हैं उनके माथे पे एक कलंक है। और बात की जाए हाथरस कांड की, तो हाथरस कांड बहन बेटियों की वहाँ पे सेव हुई। इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई। उस एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की जाए तो वो जाति देखकर और धर्म देखकर काम करते हैं। और अगर सो कॉल्ड गरीब वंचित तबके से जो लड़कियां आती हैं, जो हमारी बहन बेटी आती हैं, उनका अच्छा, अगर वो जातिवाद को लेकर के काम
कर रहे हैं, तो अभी तो वो लोग दलित समुदाय के बीच जाकर उन्होंने भोजन किया था आदित्यनाथ ने, तो योगी आदित्यनाथ, तो उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये ना एक तरह का जातिवादी है। अगर आप किसी गरीब को ये एहसास करा रहे हो कि मैं आपके घर में खाना खा रहा हूँ, तो इससे बड़ी जातिवादी बात हो ही नहीं सकती। आपको वो कभी भी महसूस नहीं कराना चाहिए। अगर वोट के लिए है वो सिर्फ उनका, नहीं, आप समझो, ये तो जाहिर सी बात है। अभी तो छोटे बच्चे भी जानते हैं कि भैया अगर कोई किसी गरीब के घर में आके खाना खा रहा है तो मतलब वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। अगर आप चाहते हो कि उनका डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप उनको बराबरी का दर्जा दे रहे हो, समानता की बातें कर रहे हो, तो उनका डेवलपमेंट करो ना, उनको रोजगार दो ना, उनको बिजनेसमैन बनाओ, उनको नौकरी दो ताकि वो जो है अपने लिए घर बनाएं, अच्छा खाना बनाएं। ज़रूरत क्या है ये सब दिखाया? अगर आप समझो, अगर मेरे को कोई मेरी जाति के नाम पे मेरे को बताने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ खाना खाता, तो उससे बड़ा जातिवादी आदमी हो ही नहीं सकता। तो मैं मानता हूँ कि अगर योगी जी या फिर राहुल गांधी जी या मोदी जी उनके पैर धो रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जातिवाद है। और मेरा मानना है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। ये हमारा तमाशा जो कर रहे हैं ना, वो बंद होना चाहिए। बहुत हो गया। आपका नाम? मेरा नाम आरपी सिंह है जी। तो इस और- बार किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? देखिए, हम सरकार चाह रहे हैं बहन जी की सरकार क्यों? बहन जी की सरकार ये चाहते हैं कि बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर प्रमुखता थी। जैसे ही पहली सरकार बहन जी की आई तो ददवा जैसे जिसके उंगली उठाने से एमएलए एमपी बन जाते थे, सबसे पहले उसको ऊपर पहुंचाया। अपने एमएलए एमपी को भी नहीं बख्शा। और मैं कहना चाहूँगा कि चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है भाजपा सरकार में। सपा सरकार में भी चारों तरफ लूट खसोट और स्थिति खराब रही है, त्राही त्राही मच रही है। और जिस भी शासन ने आदमी की रात की नींद, खाने को भोजन और सर छुपाने को झोपड़े में डिस्टर्ब किया है, वो सरकार नहीं रही है। भोजन तो दे रहे हैं वो। देखिए, भोजन जो दे रहे हैं, खाली एक आप 50 रुपए का तो उसमें अनाज डाल लें और उसमें 100 रुपए का जो है बैग लगा रखा है जिसमें मोदी योगी जी का चित्र लगा है। वो अपना प्रचार कर रहे हैं। नमक की थैली भी जो 10 रुपए की है उसमें भी मोदी की थैली लगी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब इनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री गली गली में भागने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह, हमारे सीएम साहब बूथ तक संपर्क कर रहे हैं। अफसोस की बात है, अगर काम किया होता तो हड़बड़ाहट नहीं होती। जनता इनके हर कार्य से त्रस्त हो चुकी है, ना किसी को सर्विस है, ना शिक्षा है। जब आप बारातों के लिए भी परमिशन कर रहे हैं, जब आप रैलियों के लिए परमिशन कर रहे हैं, तो जो गरीब मजलूम, जो अल्पसंख्यक लोग शिक्षा ग्रहण करके, बीमारी के लिए है ना, कोरोना काल में ही उन्होंने ऐसा किया था। देखिए, कोरोना काल है तो जब रैलियों पर छूट है, आपके 300 आदमी तक रैली पे परमिशन है, तो क्या गरीबों के स्कूल में बच्चे पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें, बराबरी की स्तर पे वो आएँ? इसको रोकने के लिए जब शिक्षा नहीं होगी तो इस गरीब और मजलूम अल्पसंख्यक में जागृति नहीं आएगी। इनको मूल रूप से पंगु बनाने की, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो बाबा साहब ने कहा था कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए जब शिक्षा सबसे पहले छीनी जा रही है तो जो मूल अधिकार हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और आपका सुरक्षा है, इस सब में इस सरकार ने दखलंदाजी की है। बहन जी की सरकार में ये सब मिला है, लोगों को शांति मिली है। लोग इस सरकार की जो त्राही त्राही मचाने वाली, जो बिल्कुल क्रूरता वाली सरकार है, इससे चुप छुप दो करके बटन हाथी का दबाने के लिए आतुर हैं और बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसमें दो राय नहीं। अच्छा, क्या लगता है आपको, अगर इस बार भी बीजेपी की ही सरकार आती है तो वो हमारे वो उत्तर प्रदेश का सर्वनाश करेगी या विकास करेगी? देखिए, मैं बता रहा हूँ, हमको कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा है। भाई साहब बताएंगे मीडिया की स्थिति को, कौन कहाँ से मीडिया से जुड़ा हुआ है। मगर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में देश बहुत ही गंभीर स्थिति में है। इसलिए भाई साहब से बात कर रहे हैं, ये प्रेस वाले में बातें बताएंगे, क्योंकि हमको नहीं दिखा रहे कहीं भी ये। देखो, मीडिया की अगर बात की जाए तो मीडिया जो है, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या फिर प्रिंट मीडिया है वो न्यूट्रल नहीं है। जबकि मीडिया की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उनको ना न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, उसको एग्जैक्ट जो देश के अंदर हो रहा है उसको दिखाना चाहिए। तो अगर मैं मीडिया चैनल्स की बात करता हूँ तो वो कॉर्पोरेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अभी कॉर्पोरेट को चलाने के लिए एक बड़ी पूंजी चाहिए होती है, ठीक है, और उनको कुछ पार्टियों का समर्थन चाहिए होता है, तभी वो पार्टी तभी जो है मीडिया हाउसेस चल पाते हैं। बात की जाए आज तक की,
आज तक को जब बीजेपी फंडिंग करती है तो प्रॉपर उनकी रिपोर्टिंग करते हैं तो जेन्युइन रिपोर्ट नहीं होती है। जैसे सर्वे की बात की जाए, जो चाणक्य और एबीपी न्यूज़ ने जो मिलकर किया था, ये जो सर्वे हैं ये सब फर्जी सर्वे हैं। रीज़न ये है कि ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि भैया जो सो कॉल्ड दूर रहते हैं, जो गरीब है, वंचित है, वो मीडिया देख के या न्यूज़ चैनल देख के जो है उनको वोट कर दें। ठीक है, एग्जैक्ट इसलिए किया जाता है। जबकि मेरा मानना है कि जो चुनाव आयोग है उनको चुनावों से काफ़ी पहले और जितने भी ये सर्वेज होते हैं उनको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह की ना मतलब कॉर्पोरेट की दखलंदाजी है किसी के फेवर में माहौल बनाने के लिए। ठीक है, दूसरी बात की जाए एनडीटीवी चैनल की, एनडीटीवी चैनल जो है उसको फंडिंग होती है कांग्रेस से, तो कांग्रेस के फेवर में न्यूज़ चलाते हैं, हालांकि समाव थोड़े सेक्युलर रहते हैं। और बात की जाए जी न्यूज़ की, जी न्यूज़ के जो ऑनर हैं उनका नाम है रमेश चंद्रा, वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है। तो हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे? कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि लोग ना अभी पार्शल हो चुके हैं और अपने फायदे के लिए काम करते हैं, तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं। न्यूज़ 24 की बात कर लेते हैं। न्यूज़ 24 के जो ऑनर हैं उनका नाम है राजीव शुक्ला, जो कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। ठीक है, और उन्हीं के लिए जो है न्यूज़ चलाते हैं। तो हम ऐसे मीडिया हाउसेस पे कैसे भरोसा कर लें? हमारा जो मीडिया है वो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें चल रही हैं। और बीएसपी की अगर बात की जाए तो इतने तगड़ा कैंपेन चल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पर कितना मजबूती से काम चल रहा है। जब रिजल्ट आएंगे ना तो पूरा प्रदेश क्या, पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे कि ये क्या हुआ। और बसपा इसी चीज़ के लिए जानी जाती रही है, हमेशा से संवैधानिक पार्टी रही है और वैसे ही काम करते हैं। और बात की जाए योगी जी के शासनकाल की, योगी जी हर मोर्चे पे फेल रहे हैं। अगर उनकी बात की जाए, उन्होंने अपने जो उनका वो था घोषणा पत्र, उसमें उन्होंने कहा था कि बेटियों की सुरक्षा उनकी प्रायोरिटी है। आप देखेंगे बेटियां आज भी असुरक्षित हैं। उनके 2-4 गिने चुने जो पार्टी से जुड़ी हुई हैं, जो उनके जो समर्थक हैं, वो बाहर निकल के इस तरह की वीडियो वगैरह बनाते हैं, दिखाते हैं कि लड़कियां सेफ हैं। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ अच्छे खासे यहाँ पे नाइट में आज भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है। ठीक है, अब पुलिस ही उनका मामला ही दर्ज नहीं करेगी। अभी 2-4 दिन में आपको पता चलेगा नोएडा के अंदर भी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा तो इन्होंने कोलैप्स कर दी, इसलिए कर दिए क्योंकि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो होगा क्या कि वो सरकार से सवाल करेंगे, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए सरकार से सवाल करना बहुत जरूरी होता है। और ये नहीं चाहते कि इनसे कोई सवाल करे, सवाल करने से डर जाते हैं, इनको बहुत डर है, क्योंकि अंदर से डरे हुए लोग हैं। जो डरे हुए लोग होते हैं ना, वो क्रिमिनल माइंड रखते हैं और क्रिमिनल अपने आसपास रखते हैं ताकि लोग जो डरे उनसे। और हम लोग जो हैं जागरूक लोग हैं, हम फॉर्मल एजुकेशन लिए, इनफॉर्मल एजुकेशन ली है, तो हमें ना हम सरकार से डरते हैं, ना इनके ऐसे किसी मंत्री संतरी से डरते हैं। जब भी गलत करेंगे हम सवाल करेंगे और रोकेंगे इनको। गृह मंत्री ने कैराना का दौरा किया है और उसके बाद मथुरा, तो यानी जो मुद्दे वो पहले उठाए जा रहे थे और जो कहा जा रहा था कि अब राम मंदिर बन गया, अब कृष्ण मंदिर की बारी है, तो मामला फिर वहीं से शुरू किया जा रहा है जहां पर खत्म हो रहा है। बीजेपी इस चीज के लिए जानी जाती है। बीजेपी की अगर सरकार आई है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, जो मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ था, जो दंगा हुआ था, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने दोनों ने मिलकर कराया था। समझ रहे हैं आप? तो इस दंगे से पोलराइजेशन हुआ था, हिंदू मुस्लिम हुआ था। हिंदू मुस्लिम से इस देश का कभी भला नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। क्योंकि जब कभी भी हिंदू मुस्लिम होता है ना, तो एक पर्टिकुलर जो थॉट है वो हावी हो जाती है और किसी के साथ क्राइम हो जाता है, उससे कुछ भला नहीं होने वाला। इस देश में रहने वाले नागरिक जो हैं उनका जो भला होगा वो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इन सब चीजों से होगा। बीजेपी क्षेत्र के लोग तो अभी भी यही कह रहे हैं कि हाँ, उन्हें अभी भी भरोसा है कि जो चुनाव है या हिंदू है जो अभी भी खतरे में है। नहीं, मैं भी हिंदू हूं, मुझे तो कोई खतरा नहीं है, पर मैं बीजेपी का हिंदू नहीं हूं। मैं हिंदू हूं पर मुझे बीजेपी का हिंदू नहीं माने, क्योंकि मैं बीजेपी की जो विचारधारा है वो मानवता के लिए खतरा है, इस देश के लिए खतरा है, उससे मैं दूर हूं। तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं ना बीजेपी से डरता हूं, ना बीजेपी के लोगों से डरता हूं, ना मैं किसी और पार्टी से डरता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा समझदार इस देश का नागरिक हूं और मेरी जिम्मेदारी है इस देश के प्रति निभाने की, मैं निभा रहा हूं, तो मैं क्यों डरूंगा। और रही बात जिनको ये डरा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को डराती है कि भाई बीजेपी आ जाएगी तो वो मार देगी, बीजेपी डराते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में हो जाएंगे, वो मार देंगे। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो जिन जिन गांव में जा रहे हैं, जनता इतनी त्रस्त है, उन पर जूते बजा रही है, कहीं पे इनके खिलाफ जो है इस तरह की गाली गलौज हो रही है, कहीं ये अपनी जान बचाते भाग रहे हैं। इनको बचना पड़ेगा उनसे, क्योंकि इन्होंने गलत किया। अगर गलत नहीं किया होता तो ये नौबत क्यों आती? भाई मैं बता रहा हूं कि जब भी कोई गलत करेगा, चाहे कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी का नेता, उनको इस तरह की चीजें सामना करनी पड़ेंगी। वही तो हो रहा है। और
और अगर देखा जाए कोरोना की आड़ में ये कर क्या रहे हैं, अगर अभी भी अगर कोरोना नहीं होता और ये सारी चीजें एज यूजुअल चल रही होती तो बीजेपी के नेताओं पर और ज्यादा आपको देखने को मिलता होता, क्योंकि पब्लिक अंदर से बहुत दुखी है। आप सोचोगे कि 5 किलो अनाज दे दोगे और उससे जो है उनकी जिंदगी चल जाएगी, नहीं चलेगी। या आप बाथरूम दे दोगे उससे जिंदगी चल जाएगी, नहीं चलेगी। उनके जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर आना पड़ेगा, उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, चिकित्सा देनी पड़ेगी, रोजगार देना पड़ेगा। वो सारे काम खुद कर लेंगे, आपकी जरूरत ही नहीं है। आपके देश की जो जीडीपी है उसको बढ़ाने में जो है बहुत बड़ा योगदान देंगे। आप उनको जो है उन सब चीजों से अलग करके उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, उससे चलेगा नहीं ज्यादा लंबे समय तक। और रही बात इन मुद्दों पे, बीएसपी जो है, बीएसपी अभी तक जो है उसने ट्रेंड सेट किया। ट्रेंड ये सेट किया कि बहन जी की जब शासन था उन्होंने सबसे ज्यादा विकास को सबसे आगे रखा। और इस बारी जब बहन जी हमारी जो नेता हैं उन्होंने जब बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए विकास सबसे ऊपर है। उन्होंने आज तक हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की। वो सबका रिप्रेजेंटेशन चाहती है। उन्होंने टिकट बारे में भी ये सब चीज किया है, हिंदुओं को भी दिए, मुस्लिमों को दिए, सबको दिए हैं। वो सबको इस देश के अंदर समतामूलक समाज का निर्माण करके पूरे विकास के रास्ते पे देश को आगे बढ़ाना चाह रही हैं। तो ऐसी नेता को हर कोई पसंद करता है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, हम हिंदू हैं, ठीक है। अगर बहन जी एक पर्टिकुलर जाति से ना आती तो उन्होंने ऐसे काम किए कि उनके अब तक मंदिर बन चुके होते, पूरे देश में लोग पूजा कर रहे होते। अगर वो इस कम्युनिटी में पैदा ना होती तो होता क्या है कि जो आदमी टैलेंटेड है, जिसके अंदर दम है, जो ईमानदारी से काम करता है, अच्छा काम करता है, उसको जाति के नाम पे, जातिवाद के तहत दबा दिया जाता है और उसके कामों को छिपाने की कोशिश की जाती है। और जो मीडिया हाउसेस हैं ये यही कर रहे हैं, ये जाति को सबसे ऊपर रखते हैं और ईमानदार नहीं है। पाठशाला में पूरी डंके की चोट पे कह रहा हूं, कोई भी मीडिया हाउस ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए जब आपने किसान आंदोलन देखा होगा, उसमें जितने भी मीडिया हाउसेस गए थे, जो भी इस तरह की दलाली करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको मार मार के भगाया लोगों ने, किया उनके साथ। ये सारी चीजें होती हैं, आप उसके गवाह रहे हैं, आपको पता है सारी चीजें, आपने भी कवर की हैं, आप लोगों को पता होगा। और ये होता क्यों है कि अगर लोग ईमानदार नहीं रहेंगे, हिंदू मुस्लिम की बातें करेंगे, तो ये होना तय है, ये होगा ही होगा। चलिए देखिए ऐसा है, ये जो आखिर चुनाव में हिंदू और मुस्लिम का इशू क्यों आ जाता है? भारत के उत्तर प्रदेश में 66 कौम आती है अनुसूचित जाति में। जब कहीं मंदिर की या कहीं उनके सम्मान की बात आती है तो वहाँ वो दलित हो जाता है, वो हिंदू नहीं रहता। ये इनकी स्ट्रेटजी है। और अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी शिक्षा संस्थानों में जितना अनुसूचित वर्ग के, दलित वर्ग के, मुस्लिम समाज के लोगों का इस शासन में शोषण हुआ है, वो जागरूक हो चुका है। और मैं बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार क्यों आ रही है। जहां से भी बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी का कोई विधानसभा है, वहां 50,000 से लेकर के 1 लाख वोट से गिनती अनुसूचित जाति के समाज की शुरू होती है। और फिर सर समाज की पार्टी है। हमें मुस्लिम समाज भी, ब्राह्मण समाज भी और आपका क्या नाम, ठाकुर समाज भी, सर समाज का प्रत्याशी हमारा लड़ रहा है। उन सब की वोट हमें मिलेंगी। और बहन जी को मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन करके, कि बहन जी की सत्ता आ रही है। बहन जी का प्रत्याशी हर जगह से मजबूत होकर लग रहा है। और जैसे भाई साहब ने बताया कि जब मीडिया ही इनकी है तो वो हमें नहीं दिखाएंगे, हमें इस बात की परवाह नहीं। हमारा कार्यकर्ता सब जमीन पर लगा हुआ है, इसलिए बहन जी की सरकार बनेगी, इसमें दो राय नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे, जैसे योगी जी और तमाम बीजेपी नेता जो है दलितों के घर खाना खा रहे हैं, तो क्या दलित वाकई भरोसा कर पाएगा बीजेपी पर? नहीं, देखो पिछली बार तो इन्होंने क्या किया था, पॉलराइजेशन किया था और उसमें सपा ने उनकी हेल्प की थी। एज यूजुअल सब जानते हैं, जो समाजवादी पार्टी है, बीजेपी की अगर बात की जाए तो वो फर्जी देशभक्त हैं, फर्जी राष्ट्रवादी हैं। और जो समाजवादी पार्टी है वो भी सेम उसी के डर्रे पे काम करती है। तो बड़े चोर तो हैं बीजेपी वाले लोग, छोटे चोर हैं समाजवादी पार्टी वाले लोग। अब समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो उन पे जो है अपना जो घर का वोट बैंक है वो भी नहीं संभल रहा है। अब की बार इन चुनावों में लगभग 60% जो यादव हैं वो बीजेपी को वोट करने वाले हैं, तो उन पे अपना कोर वोट बैंक नहीं संभलने वाला है। तो समाजवादी पार्टी तो ऐसे ही कोलैप्स हो गई है। और हमने तो इतनी मेहनत की है ज़मीनी लेवल पे, हमारे साथ तो जितने दलित हैं, यूपी के अंदर 25% दलित हैं, जिनमें वाल्मीकि भी हैं और कम्युनिटी भी है, हमने उनको साथ में जोड़ा है और पूरी ईमानदारी से जोड़ के काम कर रहे हैं। और आपको रिजल्ट में भी दिखाई देगा। ओबीसी की बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे जो प्रत्याशी है मनवीर भाटी जी, ओबीसी जाति से आते हैं, गुर्जर जाति से आते हैं और काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी ईमानदार हैं और शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और वो जाति और धर्म से ऊपर उठ के सबके लिए काम कर रहे हैं, जैसे बहन जी करती हैं। तो उनकी नीतियों से उनका पूरा अनुसरण करके पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और ऐसे ही हर एक, अगर जेवर की बात की जाए तो जेवर क्षेत्र में भी जो वहाँ के प्रत्याशी हैं नरेंद्र भाटी जी, वो भी पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ईमानदार हैं और जाति धर्म से ऊपर
उठ के काम कर रहे हैं, मानवता के भले के लिए काम कर रहे हैं, विचारधारा को अपना के पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो इस देश का भला तभी हो सकता है जब आप जाति धर्म को पीछे रख के मानवता के भले के लिए काम करेंगे, संविधान को सर्वोपरि मानेंगे। इसी तरह से काम हो रहा है और इसी तरह से देश आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हमारा प्रत्याशी जो है बहुत मजबूत प्रत्याशी है, मनवीर भाटी। आप जब देखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दादरी विधानसभा की, तो यहाँ पे और भी कैंडिडेट हैं, उनका विरोध हो रहा है गाँव-गाँव में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जाति की राजनीति को हावी करने की कोशिश की जा रही है। और जो पोलराइजेशन है, जैसे अभी इन्होंने बताया था तेजेंद्र भाई ने कि वहाँ पे जो है अमित शाह जी जा रहे हैं या योगी जी जा रहे हैं, तो अब इनका चलेगा नहीं, क्योंकि जनता जान चुकी है। जनता को इन्होंने एक बार बेवकूफ़ बना दिया 15 लाख रुपए के नाम पे, ठीक है, या फिर रोजगार के नाम पे। पब्लिक समझ चुकी है कि भाई हिंदू मुस्लिम से कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए इस बार इन चुनावों में आप मान के चलें कम से कम 70% ब्राह्मण जो है बीएसपी को वोट करने वाला है। और सारे मैक्सिमम जो बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, वो सारे ब्राह्मण नेता छोड़ के बीएसपी में आ रहे हैं। और आप देखेंगे इसके रिजल्ट भी आपको अप्रत्याशित दिखाई देंगे। यही मैं कहना चाहूँगा। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि भाई देखो, आपको ये जो बीजेपी आपको जिस जाल में फंसाना चाहती है, मतलब देश को जो है कॉरपोरेट घरानों के नीचे जो है जूती के नीचे रखना चाहती है। जैसे अंबानी, अडानी, रामदेव, ये तीनों लोग जो हैं आरएसएस के लिए काम करते हैं। देश का आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें, देश जो है जीडीपी की अगर बात करते हैं 100 रुपये में चलता है। 100 रुपये में से 60 रुपये निकाल के इन्होंने अंबानी, अडानी, रामदेव की जेब में रख दिया और 40 रुपये में पूरा देश चल रहा है। इस देश को जो है ये जिस पुरानी व्यवस्था में लेके जाना चाहते हैं। एक्चुअली इनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो गरीब हैं वो गरीब रहें और जो अमीर हैं अमीर रहें। ये कैपिटलिज्म इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं और देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसके लिए बीजेपी खतरा है। और जितनी जल्दी बीजेपी इस देश से चली जाएगी उतनी जल्दी मानव सुरक्षित हो जाएंगे, देश का भला हो जाएगा, ये देश तरक्की कर जाएगा। आज हम जो है विकासशील देश हैं और जितनी जल्दी बीजेपी चली जाएगी उतनी जल्दी हम विकसित हो जाएंगे। और मेरी सभी लोगों से अपील है कि बीजेपी को इस देश से, इस मानवता के जो खतरा इन्होंने मंडराया देश के ऊपर, उससे दूर कर दें। ठीक है, बाकी तो आप लोग सब जानते ही हैं, जितने भी सारी चीज़ें हो रही हैं वो सब गलत दिशा में हो रहे हैं। उनको रोक के जो है बसपा को वोट करें, बहन जी को सरकार में लेकर आए। बहन जी जाति धर्म से बहुत ऊपर हैं। वो उनको जाति में बांधना या धर्म में बांधना मानवता के साथ गलत होगा और इस देश के साथ गलत होगा। वो सर्वजन की नेता है।